हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है कोलाइडी कण पर है। कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइड होता है, जैसे हम देखते हैं कहीं नदी के किनारे आपने देखा होगा कहीं रेत वाली मिट्टी होती है। अगर हम उसको हिलाते हैं तो हिलाने पर हमें एक निलंबन की घटना, उस जो हमें धुंधलापन दिखता है उसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन का मतलब हम इसे कहते हैं सस्पेंशन कहते हैं इंग्लिश में। सस्पेंशन मीन्स होता है कि जो हमें एकदम खुली आंखों से बहुत क्लियरली दिख जाता है। इसमें हमें बड़े बड़े कण दिख रहे होंगे तो उससे हम उस घटना को निलंबन कह सकते हैं। अब कोलाइड जो है निलंबन, और दूसरी चीज़ आती है विलियन। विलियन क्या होता है? जिसमें विलियन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था विलेय प्लस विलायक। इसमें हमें विलायक के अंदर मौजूद विलेय के कण नहीं दिखते हैं। देखिए, निलंबन में तो हमें कण दिखते हैं स्पष्ट, बड़े से हैं और उनके कारण हमें धुआं या धुंध टाइप की दिखती है। परंतु विलियन के केस में ऐसा नहीं है। विलियन के केस में हम विलेय और विलायक में स्पष्ट अंतर पता नहीं चलता, या हमें ये विलेय या विलायक के कण क्लियरली या स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं। तो दो घटना हो गई। अब जो तीसरी घटना है वो कहलाती है कोलाइड। तो कोलाइड जो है, ये घटना जो है इनके मध्य होने वाली घटना है। निलंबन और विलियन के मध्य के जो कण होते हैं, या निलंबन के बाद की जो घटना आती है, निलंबन के बाद आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े कण होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं। फिर हमें एक जो विलियन का कलर दिखता है हल्का सा, यह हमें स्पष्ट रूप से अस्पष्ट दिखाई दे उसमें कुछ, तो उसे हम कहते हैं कोलाइड। अब हम इनके कणों की बात करें तो अगर हम पार्टिकल की बात करें निलंबन के केस में, तो निलंबन में जो है हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो भी हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल हैं, ये छोटे होते हैं। ये क्या होंगे? इनका साइज बड़ा होगा। ये साइज में बड़े होंगे, या बड़े आकार के होंगे। निलंबन के बाद जो हमारा आता है विलियन। विलियन में क्या होगा? विलियन में जो हमारे पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल मीन्स कण या अणु जो भी हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म कह देता हूँ उनको। तो ये हमें बहुत कम होते हैं, स्पष्टता नज़र नहीं आते हैं, इस पे ध्यान देंगे। और जो तीसरा है कोलाइड, कोलाइड में हमें ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा सा हमें क्या है दिखाई देते हैं मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल, ये भी वही कहलाएंगे, पार्टिकल कह लेते हैं इनको ज़्यादातर। तो अब ये कण जो होंगे क्या होंगे? थोड़ा बड़े। किससे बड़े? थोड़ा बड़े होते हैं। किन से बड़े? ये होंगे हमारे बिलियन के कण से बड़े। बिलियन में जो कण होते हैं उनसे थोड़ी बड़े होंगे और निलंबन की घटना से थोड़ा छोटा होंगे। तो कोलाइड जो है हमारा, ये कोलाइड जो है ये पड़ता है निलंबन और बिलियन के मध्य। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पार्टिकल जिनका साइज निलंबन कणों से छोटा और विलियन के कणों से बड़ा होता है, उन्हें हम कहते हैं कोलाइड्स। अब जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये होता है 10⁻⁻⁹, या हम इसे कहते 10⁻⁹, या हम 9 से 10⁻⁹ से 10⁻⁻6 मीटर इतना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर का कितना भाग हो जाएगा यानी कि हमारा हो जाएगा ये 1 अरबवां हिस्सा हो जाएगा। 1 करोड़, करोड़ के बाद हमारा अरब आता है, करोड़ के बाद 10 करोड़, अरब, तो ये 1 अरबवां हिस्सा होगा हमारा। ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा के बराबर कोलाइडी कणों का साइज होता है, या 1/10
5 6 2 4 6 7 8 9 इस तरीके से, और 1/, ऐसे हमारा 1/10,00,000 हो जाएगा ये। 3 2 5 6, तो इतने पार्ट इतना मीटर हो जाएगा, ये हमारा इतना मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा ये। इसके अलावा जो हमारे कोलाइडी जो कण होते हैं, ये कोलाइडी कण जो है हमारे बड़े बड़े उदाहरण होते हैं, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन के अणु भी हमारी कोलाइडी कण के उदाहरण बन सकते हैं। या हमारा जो संश्लेषित बहुलक है, पॉलीमर जिसे कहते हैं हम, सिंथेसाइज पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, इनके कण भी हमारे कोलाइडी कणों के उदाहरण होते हैं। तो अब कोलाइडी कणों की जो है, तो मैं आपको बता रहा था कोलाइडी कणों के आकार के बारे में। या हम नैनोमीटर में, मीटर में आपको बताया था कि 10⁻9 से -9 से 10⁻6 मीटर तक होता है इनका आकार। अब नैनोमीटर में मैं इस बात को कहूँ तो जो हमारे कोलाइडी पार्टिकल होते हैं, कोलाइडी कण, इनका आकार कितना होता है, 1 से 1000 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर का मतलब ये हो जाएगा हमारा 10⁻9 मीटर, और 1000 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻6 मीटर। तो क्योंकि एक नैनोमीटर बराबर होता है कितना, ये आपको याद होगा, 10⁻9 मीटर होता है। तो ये हमारा 10⁻9 मीटर हो गया। 1000 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻6 मीटर, यानी कि हमारे 3 जीरो कम हो जाएंगे। तो ये आपको कोलाइडी कणों के बारे में बताया। और इसके अलावा जो है कोलाइडी कणों का जो है, इनके आकार के मापदंडों के आधार पे हम इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहला जो भाग हमारा है वो है, इसको मैं आपको लिखा चुका हूँ, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का मतलब हो गया परिक्षिप्त परावस्था। इसको हम लिख देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त परावस्था। और ये हुआ परिक्षेपण माध्यम हमारा डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम का मतलब, डिस्पर्जन मीडियम की, जैसे हमने उधर विलेय की मात्रा और विलयन और विलेय में पढ़ा था कि हमारा विलायक जो है ज़्यादा मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में, तो जब हम उनको मिला लेते हैं तो विलयन कहलाता है। इसी प्रकार जो है हमारे यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम होगा। डिस्पर्जन मीडियम जो है हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो डिस्पर्स फेज है, जो पदार्थ उसके अंदर समाया है वो थोड़ा कम मात्रा में होगा, उसको हम कहेंगे डिस्पर्स फेज। तो वो हमारा बनेगा यहाँ पर कोलाइडी विलयन। और दूसरा वर्गीकरण मैंने आपको समझाया था, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन। नेचर ऑफ इंटरेक्शन का मतलब हो जाएगा, इंटरेक्शन हमारा अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। नेचर ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में, बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
अब परिक्षिप्त तीसरा जो वर्गीकरण था बताया था, तीसरा वर्गीकरण आपको बताया है परिक्षिप्त परावस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज। इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, PHASE, फेज मीन्स अवस्था। तो परिक्षिप्त परावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, पहला जो हमारा है परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पे जो है, इस आधार पर हम इसे, पहला जो हमारा पॉइंट है, इसके आधार पर हम इसको बांटते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं आपको पहला बता रहा था कि परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन हो जाएगा कोलाइड का। तो इसके आधार पर हम इसको ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में बांट सकते हैं। ठोस, ये सब आप लिख चुके हैं, थोड़ा आप इसको समझ लेंगे। ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में हम इसको बांटते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में इसको बांटते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कोलाइडी सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम, ये कोलाइडल सिस्टम हमारा कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का है। तो 8 प्रकार का जो हमारा कोलाइडी सिस्टम है, ये आपको मैंने लिखाया है। तो हमारे इसमें जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सामान्य व्यावसायिक उदाहरण, व्यावसायिक जो है हमारे उदाहरण कुछ हैं। जैसे फेंटी हुई क्रीम की झाग है, फेंटी हुई क्रीम इसमें झाग है, जिसमें गैस परिक्षिप्त है। तो गैस की मात्रा यहाँ पे कम होगी तो परिक्षिप्त होगा। तो गैस किसके अंदर घुली होगी? द्रव के अंदर। वो जो झाग बनना है वो गैस है, तो किसके अंदर है गैस? द्रव के अंदर। दूध में जो द्रव है वो हमारा लिक्विड कहलाएगा, उसमें हमारा जो गैस है वो, जो द्रव है हमारा यहाँ पे होगा परिक्षेपण माध्यम। इसके ध्यान से देंगे, जो द्रव है, द्रव को हम कह सकते हैं, ये परिक्षेपण शब्द बार बार आएगा, परिक्षेपण माध्यम। और जो गैस होगी ये होगी परिक्षिप्त परावस्था, या परिक्षिप्त अवस्था भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है परावस्था लिखना। तो परिक्षिप्त अवस्था भी लिख सकते हैं, या इसको इंग्लिश में डिस्पर्स फेज कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण जो बनता है जलीय सॉल का। जलीय सॉल, जल में परिक्षिप्त ठोस, यानी कोई द्रव के अंदर कोई ठोस पार्टिकल है, हमारे छोटे छोटे ठोस कोलाइडल कण हैं, तो उनको हम कहते हैं जलीय सॉल। जलीय सॉल एक प्रकार से जैसे हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, लस्सी टाइप की, अगर हम देख लें लस्सी टाइप का उदाहरण, तो उसको हम सॉल कह सकते हैं। उसमें जो जल है जो है हमारा परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, जल परिक्षेपण मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। और उसमें जो ठोस होगा वो परिक्षिप्त परावस्था कहलाएगा। तो ये अंतर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। परिक्षिप्त परावस्था या परिक्षिप्त अवस्था लिख दीजिए, जरूरी नहीं है परावस्था लिखना। डिस्पर्स फेज इन इंग्लिश, इसको हम डिस्पर्स फेज। और जो जल है उसको डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे कोलाइडी के तंत्र हैं, 8 कोलाइडी तंत्र हमारे पास हैं। तो 8 कोलाइडी तंत्र में हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम, जैसे हमने उधर ठोस बिलियन के केस में बिलियनों के प्रकार पढ़े थे, उसी तरीके से है। तो बिलियनों के प्रकार में हमारे पास एक तरफ था डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज था,
दूसरा हमारा था डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोलोइडल टाइप। क्या है कोलाइड के प्रकार? कोलोइडल टाइप्स, और एक कॉलम है इधर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से इसको करना है आपको। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे ठोस था। ठोस जो है हमारा परिक्षिप्त परावस्था होगी। परिक्षिप्त अवस्था ठोस जो है ठोस में मिला होगा। परिक्षेपण माध्यम भी हमारा ठोस होगा, और इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा ठोस सॉल। ठोस सॉल इसको कहेंगे कोलाइड की भाषा में ठोस सॉल। और उदाहरण होगा रंगीन कांच। तो रंगीन कांच, जैसे आपको पता है कि एक कांच के अंदर जो हमारे ठोस पार्टिकल होंगे, रंगीन पार्टिकल, तो जो कम मात्रा में पार्टिकल हैं वो हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और जो ज़्यादा मात्रा में कांच जो ठोस पदार्थ है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा, और एक ठोस कोलाइडल सॉल कहलाएगा। अगला जो है हमारा क्या होगा? दूसरा जो है हमारा ठोस और द्रव है। तो इसको थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठोस और द्रव, तो ठोस जो है हमारा ये डिस्पर्स फेज हो जाएगा, यानी परिक्षिप्त परावस्था कह रहे हैं इसको। हिंदी में बता देता हूँ, ये परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगी। इसकी मात्रा कम होगी। और दूसरा जो है परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। दूसरा कॉलम में आप देख लेंगे एक बार, ये परिक्षेपण माध्यम आपने लिखा हुआ है। तो परिक्षेपण माध्यम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमारे पास विलायक ज़्यादा होता है, विलेय कम होता है, ठीक उसी तरीके से ये। तो ये हमारा सॉल हो जाएगा, कोलाइडल सॉल। और इसका उदाहरण हो जाएगा परलीप या पेंट, यानी कि जो हमारे पेंट वगैरह बनते हैं वो है इसका उदाहरण। पेंट लिख देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे द्रव ज़्यादा होता है और उसमें ठोस के पार्टिकल कम होते हैं। तो कम मात्रा में हम परिक्षिप्त अवस्था है, और जो ज़्यादा मात्रा है वो परिक्षेपण माध्यम है। तंत्र का नाम हो जाएगा कोलाइडल। अब ठीक अगला से हमारा जो है तीसरा जो है हमारा ठोस है। तीसरा ठोस है और गैस है। तो ठोस गैस का उदाहरण एरोसॉल है। इस कोलाइडल का प्रकार हो जाएगा एरोसॉल। इसका उदाहरण होता है धुआं। तो धुआं है, धूल है, ये सब उदाहरण होते हैं। तो धुआं धूल भी एक कोलाइडल सिस्टम है। तो इसमें जो है गैस जो है, हवा जो है ज़्यादा मात्रा में होती है। परिक्षेपण मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा है, और डिस्पर्स फेज जो उसमें कण, ठोस पार्टिकल के कण हैं, धूल या कण जो भी और ठोस कण हैं वो कम होंगे। तो इसे हम कहेंगे आपका एरोसॉल कहते हैं इसको, धुआं या धूल को। चौथा हमारा है द्रव, और इसमें परिक्षेपण माध्यम है ठोस। तो परिक्षिप्त अवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस। तो परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा मात्रा में और ये कम मात्रा में। ये हमारा कहलाएगा जेल। जेल के उदाहरण आप जानते हैं। जेल है जैसे पनीर है। पनीर भी एक प्रकार का ठोस कोलाइडल सिस्टम है। पनीर है, जेली है, ये इसके उदाहरण है। पांचवा हमारे पास हो जाएगा द्रव। इधर भी द्रव। इसके उदाहरण हो जाते हैं हमारे पास, इसके उदाहरण हो जाते हैं हमारे पायस। पायस या दूध कह लीजिए, इमल्सन। तो इसके उदाहरण हो जाते हैं दूध और मक्खन। तो वसा यहाँ पे लिक्विड फेज में होगी, कम मात्रा में होगी, और द्रव ज़्यादा मात्रा में होगा, तरल ज़्यादा मात्रा में है। तो ये परिक्षेपण माध्यम, ये परिक्षिप्त माध्यम। और ये पायस इसको कहेंगे, या इमल्सन इंग्लिश में कहते हैं, इमल्सन। सॉरी, EMUL इमल्सन, TION इमल्सन हो जाएगा ये। छठा जो है हमारा क्या होगा, दिख रहा है आपको, छठा हो जाएगा द्रव और गैस। इसका फिर से उदाहरण एरोसोल आ जाएगा, और ये सब आप लिख चुके हैं। इसका उदाहरण भी धुंध है और कोहरा है। इसके अलावा 7वें नंबर पे हमारे पास है गैस, और इधर हो जाएगा ठोस। तो ये हमारा हो जाएगा ठोस और ठोस सॉल। कोलाइडल का नाम ठोस सॉल हो जाएगा। उदाहरण हमारा बन जाएगा प्यूमिस, पत्थर,
प्यूमिस पत्थर जो हमारे रंगीन पत्थर आते हैं जो रिंग्स वगैरह में लगते हैं, अंगूठियों वगैरह में, ये इसका है। फोम रबर है, फोम का जो रबर बनता है ये है। तो इसमें एक गैस जो है कम मात्रा में होगी और ठोस ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ये भी हमारा एक कोलाइडल सिस्टम हो जाएगा। 8वां हो जाएगा हमारे पास गैस और द्रव, तो ये बन जाता हमारा फोम। और इसके उत्तर है हमारे पास फेन है, फेंटी हुई क्रीम है और साबुन के झाग हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई थी कोलाइडल पार्टिकल के बारे में या कोलाइड के बारे में। थैंक यू।